दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में हम चर्चा करते हैं इतिहास के चैप्टर नंबर 5 पर। आपको पता है चैप्टर नंबर 4 तक आपके सिलेबस को हम कवर कर चुके हैं। अगर देखा जाए इतिहास के जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको भी हम आपके बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं। इतिहास थोड़ा सा आपका सिलेबस जो है वो अपने आप में बड़ा है, इसलिए मेरा ये प्रयास है 15 चैप्टर आपके बीच में है, हम लगभग 8 से 10 चैप्टर कवर करने के बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है इतिहास को छोड़कर और भी चीजें जैसे कंप्यूटर अभी नहीं छुआ गया है तो कंप्यूटर को हम आगे ले चलने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले यहां आप इतिहास के लगभग 8 से 10 चैप्टर तक हम कवर करेंगे। 5वां चैप्टर पहला पार्ट आपके बीच में जा रहा है। यहां देख पा रहे हैं, अगर आपको चैप्टर नंबर 4 तक कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा। देखिए यहां इतिहास का चैप्टर नंबर 5 महाजनपद काल, ये आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब महाजनपद काल को भी हम पार्ट 2 में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट तो ये जा ही रहा है, दूसरे पार्ट के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। हर वीडियो सीरियल वाइज चल रहा है। मैं नोट्स भी आपको सीरियल वाइज प्रोवाइड कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि पहले दूसरे पार्ट को दे दें फिर उसके बाद पहले पार्ट, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। यहां मैंने आपके लिए सफल बैच लॉन्च किया है, नया साल धमाका के रूप में। प्रथम सेमेस्टर की जो संपूर्ण सब्जेक्ट की नोट्स है वो 220 रुपए उसकी प्राइस थे, लेकिन नए साल के उपलक्ष्य के रूप में 120 रुपए कर दिया गया है। अगर आपको बैच को ज्वाइन करना होगा तो यहां नंबर दिया गया है या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, आप इस नंबर के माध्यम से भी सफल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेहतरीन सेशन यहां से चलाया जा रहा है। अब अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए जो है आप चैनल पर बन जाइए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डीएलएड के लिए मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप सफल बैच के साथ लगातार प्रयास करते हैं तो आपको 95% नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, जितना कहा जाएगा उतना आपको करना होगा। ठीक है, इसी 120 रुपए में मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, इतना मॉडल इतना प्रीवियस में दे दूंगा ना कि आपका सारा कुछ यहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें हैं, उसके साथ साथ सारे सब्जेक्ट की नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। कितने में? 120 रुपए में। अगर आपको बैच ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, और यह ऑफर 5 जनवरी तक वैलिड है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लेके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपका फीडबैक मुझे चाहिए, आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें। यहां से दी जाने वाली चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो चलिए आप मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। जैसा कि देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 यानी कहा जाए महाजनपद काल का आरंभ इस वीडियो से हम कर रहे हैं। सबसे पहली हेडिंग आपकी बनती है महाजनपद काल के तहत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। यानी जब महाजनपद काल का आरंभ हुआ तो इस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आपका चल रहा था। ठीक है, अगर इसके अंतर्गत हम कहें तो जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, कहा जा रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनपदों का अत्यधिक विस्तार हो गया था। ठीक है, आगे कहा जाए विस्तार की प्रवृत्ति के कारण इन जनपदों में परस्पर संघर्ष हुए। ठीक है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के तहत जो जनपद थे इसमें जो है विस्तार के, यानी हर एक जनपद चाह रहे थे कि हम अपना विस्तार कर लें। इसी विस्तार के चलते इनमें काफी युद्ध हुए। ठीक है, आगे कहा जा रहा है इस संघर्ष में पराजित जनपद विजित राज्य में वृद्धि हो जाने के कारण इन जनपदों को महाजनपद काल कहा गया। थोड़ा सा इसमें और ध्यान देंगे, कहा जा रहा है परस्पर संघर्ष हुए। इस संघर्ष में पराजित जनपद जो है विजित राज्यों में विलीन हो गए। इन विजित जनपदों की सीमा जो थी वो शक्ति में जो है वृद्धि हो जाने के कारण यही जो जनपद बने आपके क्या कहलाए? महाजनपद कहलाने लगे। ठीक है, अब यहाँ से आपका पूछा जा सकता है 1 नंबर 2 नंबर दोनों में क्वेश्चन बन सकता है
कि हम महाजनपद काल किसे कहेंगे, तो आप इतनी चीज़ों को लिख देते हैं तो अगर 1 नंबर में पूछा जाएगा तो पर्याप्त 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर में पूछा जा रहा था तो 2 नंबर में मिलेगा। ठीक है, जो भी पूछा जाएगा इतना ही आपको लिखना पड़ेगा। आगे यहाँ आ रहा है 16 महाजनपद, है ना। 16 महाजनपद के अंतर्गत थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे कतई मिस ना करिएगा क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी सिर्फ 16 जनपद ही आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यह पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट का आप इंतज़ार करिएगा। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर इस पीडीएफ की ज़रूरत आपको पड़ रही है तो महज 120 रुपये का शुल्क आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद जो है डायरेक्टली आप जो है सारे सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए कहा जा रहा है महाजनपद काल। अगर इसके अंतर्गत कहें हम जैन एवं बौद्ध साहित्य में हमें यह जानकारी मिलती है कि तत्कालीन भारत अनेक राज्यों में विभक्त था। ये राज्य अपने अस्तित्व के लिए परस्पर लड़ते रहते थे। इन राज्यों में जो है तांत्रिक तथा गणतांत्रिक दोनों ही प्रकार के शासन की प्रणाली अस्तित्व में थी। इसमें 16 राज्य प्रमुख थे। ठीक है, अब 16 राज्य कौन कौन से थे आपके मन में आ ही रहा होगा। बहरहाल आप परेशान नहीं होंगे, हर चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि 16 राज्य कौन कौन से थे। ठीक है, चलिए अगला प्रमुख थे। राज्यों की संख्या 16 होने के कारण 16 महाजनपद के नाम से जाना जाता है। महाजनपदों के विस्तृत विवरण बौद्ध ग्रंथों में भी निम्नलिखित हैं। हालांकि यहाँ देखिए अब एक एक जनपद को हम आपके बीच में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 16 महाजनपदों के विषय में बौद्ध एवं जैन साहित्य तथा पाणिनि के अष्टाध्यायी में इसका ज्ञान भी मिलता है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं, तो आप कहेंगे महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ तक कि ये क्वेश्चन महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। यहाँ तक कि जो है ये क्वेश्चन यूपी टेट और सुपर टेट लेवल तक भी कवर करता है। ठीक है, हिंदी में भी पूछ लिया जाता है, इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है, ये अब सोशल साइंस में भी पूछ लिया जाता है। इसका कोई फिक्स ये नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट में ये पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप कंठस्थ कर लीजिए अभी से कि जो है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे महर्षि पाणिनि है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका हो गया। अब पहला राज्य आ रहा है, देखिए इसके अंतर्गत हम अगर कहें तो अंग आ रहा है। ठीक है, अब कहा जाए महाजनपदों का विस्तृत विवरण जो है बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, तो इसके अंतर्गत आप पहला राज्य है अंग। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कहा जाए अंग हो गया, मगध हो गया, काशी, कौशल, वज्जी जो है चेटी अथवा चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल जो है अस्मक, मक्ष अथवा मत्स्य, सूरसेन, मल्ल, गांधार, कंबोज, अवंती, ये 16 आपके राज्य थे। हालांकि हमने एक अलग तरह से नहीं लिखा है, हमने अंग को लिखा है, तो इसका आप विस्तृत वर्णन भी कर लीजिए। ठीक है, ताकि अब ऐसा नहीं है कि हम पहले अंग लिखें, मगध लिखें, काशी लिखें, उसके बाद हम एक हेडिंग डालें अंग, इससे नोट्स लंबा होता है। ठीक है, हमने एक ही तरह से जो है सभी को लिखने का प्रयास किया है। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है अंग महाजनपद की राजधानी चंपा गंगा के संगम पर स्थित थी। पूछ लिया जाता है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो आप कहेंगे जो है चंपा गंगा के संगम पर स्थित थी। ठीक है, आधुनिक बिहार के मुंगेर और जो है भागलपुर जिले में फैला हुआ था। आगे अगर कहा जाए कहा जाए जातक कहानियों से यह पता चलता है कि चंपा तत्कालीन भारत की एक समृद्ध नगरी थी। अच्छा, यहाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ के शासक जो है ये ब्रह्मदत्त था। पूछा जा सकता है कि अंग जनपद के 6ठी शताब्दी का शासक कौन था, तो आप कहेंगे यहाँ का ब्रह्मदत्त 6ठी शताब्दी के अंग का राजा था। ठीक है, तो ये था जो है पहला जो है पार्ट। अगला हम आपके बीच में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि ये जो है पहले पेज का था, दूसरा पेज आपके बीच में आ रहा है। देखिए आगे है, अब अंग के बाद हमारी दूसरे आते हैं मगध। मगध को ध्यान दीजिएगा, मगध कहा जाए मगध जनपद बिहार राज्य के पटना और गया जिले में फैला था। इसकी राजधानी गिरिवरस थी। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपसे इतना ही पूछा जाता है कि मगध की राजधानी कहाँ थी, तो आप कहेंगे मगध की राजधानी हमारी गिरिवरस थी। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका कभी कुछ पूछा नहीं जाता है। महात्मा गांधी के समय में यहाँ के हर्यक वंश का बिंबिसार शासक था। ठीक है,
बाकी चीज़ें और पूछी नहीं जाती, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, जो महत्वपूर्ण है हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, अगर इसके अंतर्गत और कहा जाए तो यहाँ चंपा नदी इत्यादि सुरक्षित प्रख्यात थे, ठीक है। बहरहाल इन चीज़ों को छोड़िए। अगला आपका है काशी। काशी को ध्यान दीजिएगा, काशी के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जो है जानते हैं। काशी महाजनपद का सर्वाधिक प्राचीन था, ठीक है। इसकी राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी जो है आसीन नदियों के संगम पर वाराणसी वरुणा में स्थित है। राजा ब्रह्मदत्त शासनकाल में काशी अत्यधिक समृद्ध था। और यहाँ पूछा जा सकता है कि काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो आप कहेंगे काशी महाजनपद की राजधानी हमारी वाराणसी थी, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे बता ही दिया कि ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पूछा जाता है। प्रत्येक जो है राज्य पूछे जाएंगे, जैसे अंग हो गया, ठीक है, महाजनपद पूछे जाएंगे और उनकी राजधानियाँ पूछी जाएंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। कौशल आपके बीच में आ रहा है। कौशल उत्तर प्रदेश के मगध और उत्तर की ओर स्थित है। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी, बस इससे ज़्यादा नहीं है। इसके प्रसिद्ध नगर साकेत एवं अयोध्या थे। आज के समय में आपको पता है साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या में है, ठीक है। चलिए यहाँ अगला आपका आ रहा है वज्जी, ठीक है। वज्जी को अगर कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, जो है कौशल के बाद यहाँ अगर कहा जाए, कौशल के बाद वज्जी आपका आ रहा है। वज्जी महाजनपद के आधुनिक बिहार के उत्तरी भाग में फैला था। यह 8 राज्यों का एक संघ था। वज्जी को पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों का संघ था, आप कहेंगे 8 राज्यों का संघ था। इसकी राजधानी वैशाली थी, बस इससे ज़्यादा आपके बीच में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। पूछ लिया जाता है वज्जी की राजधानी कहाँ थी, तो आप कहेंगे वैशाली थी, ठीक है। अब मगध के नरेश अजातशत्रु जो है इसके राज्य में शामिल कर लिया था। और भी चीज़ें इसमें जो पूछी जाने वाली है मैं आपको बताने का प्रयास भी कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए छठवां आ रहा है चेटी अथवा चेदी। दोनों पूछा जा सकता है, चाहे चेटी पूछा जाए चाहे चेदी पूछा जाए, आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है चेटी जनपद आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित था। पूछ लिया जाता है कि चेटी अथवा चेदी जनपद कहाँ जो है स्थित था, तो आप कहेंगे बुंदेलखंड में स्थित था। इसकी राजधानी शक्तिमती अथवा जो है शक्तिमती अथवा सोथिवती थी। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। ये बहुविकल्पी में पूछा जाएगा, ऐसे नहीं पूछा जाएगा जो है डायरेक्टली कि चेटी अथवा चेदी की राजधानी कहाँ थी, ये नहीं पूछा जाएगा। ये बहुविकल्पी में ज़्यादातर चांसेस होते हैं, चूँकि आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए ये पूछा जाता है। ये केन नदी के तट पर स्थित था। महाभारत कालीन जो है शिशुपाल यहाँ का राजा था। पूछ लिया जाता है कि चेटी अथवा चेदी का राजा कौन था, तो आप कहेंगे जो है शिशुपाल था, ठीक है। चलिए आगे वत्स को ध्यान देंगे। वत्स क्या है? अगर वत्स के अंतर्गत कहे, चेदी के उत्तर पूर्व में काशी, महाजनपद के दक्षिण पश्चिम में वत्स जनपद स्थित था। इसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी पूछ लिया जाता है, कौशाम्बी थी। इस राज्य के जो है राजतंत्रात्मक शासन था। कहाँ पर? वत्स का राजतंत्रात्मक शासन था। इस राज्य में आवंती राज्य से संघर्ष चलता रहता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स का शासक उदयन था। पूछा जा सकता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स का राजा कौन था, तो आप कहेंगे, या कहा जा रहा है शासक पूछा जाए तो उदयन यहाँ का शासक था, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी कवर हो गई होंगी। अगला है देखिए, कहा जा रहा है कुरु आ रहा है ना। समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। हालांकि मैंने पहले कहा बड़ा है, लेकिन चैप्टर छोटा है, फिर भी हम 2 पार्ट में इसे डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। पहला पार्ट तो आपका जा ही रहा है, ठीक है। देखिए ज़्यादा हम इतिहास आपको नहीं दे रहे हैं, है ना। अगर इसी में अभी जो है और दिया जाए तो बहुत ज़्यादा एक पेज का एक ही महाजनपद काल होंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं है। जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो वही उतना दिया जाए तो बेहतर है। अगर कुरु के बारे में बात करें हम, तो कुरु महाजनपद वर्तमान दिल्ली और मेरठ के समीप स्थित है। इस राज्य की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी पूछी जाएगी, ये नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ स्थित है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत के युद्ध के बाद इंद्रप्रस्थ शक्तिहीन हो गया और मगध राज्य में इसे अपने राज्य में मिला लिया था। पूछा जा सकता है कि कुरु को कौन सा राज्य अपने राज्य में मिलाया था, तो आप कहेंगे मगध ने मिलाया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हो गया आपका। अगला आ रहा है पांचाल, ठीक है। पांचाल पूछा जा सकता है कि पांचाल आधुनिक रोहेलखंड तथा गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में स्थित था। इसकी 2 शाखाएं थी, ठीक है। इसकी 2 शाखाएं थी, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। पूछा जा सकता है
कि इसकी दो शाखाएं कौन सी थी पांचाल की, तो आप कहेंगे पहला था उत्तरी पांचाल, दूसरा था दक्षिणी पांचाल। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी जो है अहिच्छत्र थी। ठीक है, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि महाभारत के अनुसार पांचाल या कहा जाए उत्तरी पांचाल, जो यहाँ मैंने उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल बताया है, इसमें पूछा जा सकता है कि उत्तरी पांचाल महाभारत के अनुसार उसकी राजधानी कहाँ थी, तो आप कहेंगे उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। ठीक है, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी जो है काम्पिल्य थी। ये मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, लेकिन आप मैं ओरल बता रहा हूँ, आप सुधार करिए। ठीक है, थोड़ा सा आप कलम और कॉपी लेकर बैठेंगे तो और मजा आएगा। ठीक है, ताकि जो एक्स्ट्रा चीजें बताई जाए आप उससे लिख लीजिए। ठीक है, पूछा फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो है महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी, आप कहेंगे अहिच्छत्र थी। ठीक है, तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी कहाँ थी, तो आप कहेंगे काम्पिल्य थी। महाभारत कालीन पांडवों की पत्नी द्रौपदी यहाँ के राजा द्रुपद की पत्नी थी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अगला आपका आता है अस्मक, है ना। अस्मक के रूप में देखेंगे, अस्मक क्या है। अस्मक, इसे हम अस्क कह सकते हैं। अगर इसके अंतर्गत कहा जाए, अस्मक जनपद जो है दक्षिण भारत के गोदावरी तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पौदन्य थी। अस्मक की राजधानी पूछी जा सकती है कहाँ थी, तो आप कहेंगे पौदन्य थे। आगे आधुनिक पोतन थी, या आधुनिक में अगर कहा जाए तो पोतन थे। इस राज्य का अवंती से संघर्ष चलता रहता था। इस राज्य को अवंती को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बट इसकी राजधानी आप याद करिएगा। ठीक है, मत्स्य अथवा मत्स्य को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर मत्स्य अथवा मत्स्य को अगर हम कहें तो मत्स्य राज्य वर्तमान में जयपुर के अलवर तथा भरतपुर के कुछ भाग में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य अथवा मत्स्य की राजधानी कहाँ थी, आप कहेंगे विराटनगर थे। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसके बारे में अगर कहा जाए, मत्स्य जो है मत्स्य राज्य वर्तमान के जयपुर और अलवर तथा भरतपुर कुछ स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। यह राज्य पहले जो है चेदियों के अधीन था। अभी मैंने आपको बताया कि जैसा कि आपने इसके पहले देखा, वत्स जो है चेदी अथवा चेटी। ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा, जो है आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित था। लेकिन अब यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, मत्स्य अथवा मत्स्य जो है, ध्यान दीजिएगा, जो है भरतपुर के कुछ भाग में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। ठीक है, यह राज्य पहले चेदियों के अधीन था, परंतु जो है बाद में मगध साम्राज्य ने अपने जो है अपना अधिकार कर लिया था। किस पर, जो है मत्स्य अथवा मत्स्य पर। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। सूरसेन को ध्यान देंगे, जो है सूरसेन कहा जा रहा है मत्स्य के दक्षिण के सूरसेन जो जनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। सिर्फ यही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कि महाजनपद काल दे देगा और उसकी राजधानी पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। फिर भी हम आपको बहुत ज़्यादा ही बता दे रहे हैं, है ना, ताकि कहीं से कोई चीज़ आपका छूटे ना। यही मेरा मकसद है। बाकी अदरवाइज आप क्या चाहते हैं, अगर इससे भी शार्ट आप चाहेंगे, इससे भी शार्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। सूरसेन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। मत्स्य के दक्षिण के सूरसेन जनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। ठीक है, मथुरा अपने ज्ञान, बुद्धि और वैभव के लिए जो है सर्वत्र विख्यात था। इस राज्य में जो है पहले गणतंत्र था, परंतु बाद में राजतंत्र स्थापित हो गया था। हालांकि इन चीज़ों को छोड़िए, सूरसेन सिर्फ आप इतना याद करिए, इसकी राजधानी मथुरा थी। ठीक है, अब अगला आ रहा है मल्ल। हालांकि थोड़ा सा नाम सुनने के बाद आपको अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ऐतिहासिक चीज़ें हैं। ठीक है, कहा जा रहा है जो है वज्र के संग। यहाँ इन चीज़ों को आप छोड़िए, हम ओरल आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से आप नोट करिएगा, मल्ल की राजधानी कहाँ थी, कुशीनगर थी। ठीक है, और यहाँ इसके दूसरी भाग की पावापुरी थी। चलिए यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें हम जो है वज्जी के संग राज्य के उत्तर में दो भाग में विभाजित था। मल्ल एक पहाड़ी राज्य था। इसके एक भाग की राजधानी कुशीनगर थी। ठीक है, जो मल्ल था वह दो भागों में विभाजित था। ठीक है, और जो है मल्ल एक पहाड़ी राज्य था, ये तो आपको पता है। इसके एक भाग की राजधानी कहाँ थी, कुशीनगर थी, तथा दूसरे भाग की राजधानी पावापुरी थी। यहाँ मैंने दूसरे भाग की राजधानी जो है पावापुरी आपको बताया है ना। दूसरे राज्य की राजधानी पावापुरी थी। महात्मा बुद्ध के जीवन
जीवन काल में ये दोनों महत्वपूर्ण थे। इन नगरों में इन पावापुरी में महात्मा बुद्ध अंतिम समय भोजन किया। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, हालांकि पावापुरी कुशीनगर को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, चूंकि महात्मा बुद्ध से ये रिलेटेड है इसलिए आपने बहुत पहले ही पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक की चीज़ें तो हो गई। अगला आपका है ये अंतिम टॉपिक आपके बीच में आ रहा है। क्योंकि हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आप यहीं तक जरूर देखिएगा, है ना। 14 नंबर आ रहा है गांधार। ठीक है, गांधार के बारे में अगर हम कहें आपसे तो गांधार राज्य आधुनिक अफगानिस्तान का दक्षिणी पूर्व भाग था तथा पंजाब का कुछ पश्चिमी भाग इस राज्य की सीमा में आते थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी पूछी जा सकती है कहाँ थी, तो कहेंगे गांधार की राजधानी जो है तक्षशिला थी। ठीक है, तक्षशिला ज्ञान का केंद्र के रूप में सर्वत्र जो है विख्यात था, ये तो आपको पता है। ठीक है, विद्यार्थी दूर दूर तक जो है इसमें ग्रहण करने के लिए आते थे। कुरुवंशीय धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी यहाँ की राजधानी राजकुमारी थी। पूछा जा सकता है कि गांधार की राजकुमारी कौन थे, तो आप कहेंगे कुरुवंशीय धृतराष्ट्र की पत्नी जो है गांधारी यहाँ की राजकुमारी मानी जाती थी। ठीक है, अब जो है एक और आ रहा है कंबोज जो है, यहाँ देखिए 15 नंबर में कंबोज जो है गांधार राज्य का पड़ोसी राज्य था। इस राज्य की राजधानी राजपुर थी। ठीक है, यह अंतिम आपके बीच में चल रहा है। अब यहाँ आवंती को आप देख लीजिएगा, लास्ट महाजनपद काल के तहत अगर कहा जाए तो आवंती आ रहा है। ठीक है, आवंती को अगर हम बताएं तो आवंती राज्य 2 भाग थे। आवंती राज्य के जो है 2 भाग हैं, उत्तरी आवंती तथा दक्षिणी आवंती। यह राज्य मालवा में स्थित था। ठीक है, कौन सा आवंती, यह कहाँ स्थित था, मालवा में। उत्तरी आवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी आवंती की राजधानी महिष्मती थी। ठीक है, आगे बुद्ध के समय आवंती एक शक्तिशाली राज्य था। जो है इस समय जो है प्रसिद्ध शासक जो है चंड प्रद्योग था। ठीक है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि आवंती का जो शासक था वो कौन था, तो आप कहेंगे आवंती के शासक जो है वो चंड प्रद्योग था। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें मुझे लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी हम आपको बताएंगे, आप यहाँ तक छोड़ दीजिए, सिर्फ यहाँ तक रहेगा तो ठीक है। बहरहाल नीचे भी इसी चैप्टर में दिया गया है, चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर आपके बेस में होगा। फिलहाल के लिए हम इस वीडियो में यहीं तक इसे रखते हैं। आपको हम अगला जो पार्ट आएगा उसमें जो है मगध के साम्राज्य से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।